नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है मदन गडेरिया का विवाह उर्फ दतिया की लड़ाई की। जिसमें अब तक आपने जाना कि मदन गडेरिया का विवाह दतिया की राजकुमारी चंद्रकला से कराने का वीर मलखान ने संकल्प लिया और फिर मदन गडेरिया के विवाह और महोबा के अपमान का बदला लेने के लिए मलखान अपनी सेना लेकर दतिया की ओर चल देता है। परंतु इसके पहले वह महोबा जाता है और वहां से महोबा की सेना के साथ आल्हा, उदल, ढेवा, तालहन सैयद, ब्रह्मानंद जैसे तमाम वीरों को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद महोबा की पलटन अब गड़दतिया पहुंच चुकी थी। परंतु जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पहुंचने के पहले ही बावनगढ़ के राजाओं और दूर दूर से आए तमाम राजाओं का तंबू पहले ही वहां लग चुका था। और फिर दतिया के राजा वंश गोपाल का एक पत्र सभी राजाओं के पास पहुंचा। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। दतिया नगरी में राजा वंश गोपाल का भेजा हुआ वह राजकीय पत्र अब समस्त राज्यों के राजाओं तक पहुंच चुका था। उस पत्र में प्रतियोगिता का स्थल, समय, नियम, सुझाव और कठोर शर्तों का स्पष्ट उल्लेख था। घोषणा यह थी कि प्रतियोगिता अगले दिन प्रथम पहर से प्रारंभ होगी। प्रत्येक राजा अपनी सेना को मैदान के बाहर ही रोकेंगे और केवल कुछ चुनिंदा वीरों व विश्वस्त सरदारों को साथ लेकर ही प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करेंगे। पत्र के पहुंचते ही बावनगढ़ों सहित दूर दूर से पधारे सभी राजाओं के शिविरों में हलचल मच गई। कोई अस्त्रों की धार तेज कर रहा था तो कोई अपने वीरों को अंतिम निर्देश दे रहा था, तो कहीं घोड़ों की नाल कसवाई जा रही थी। चारों ओर प्रतियोगिता पूर्व तैयारी का वह दृश्य मानो किसी महायुद्ध से पहले का संकेत हो। शिविरों में दिए जल उठे, तलवारों पर तेल चढ़ाया गया, ढालें चमकाई गई और भालों की धार पर कपड़ा फेर कर परखा जाने लगा। यह सावन का महीना था। आकाश में काले सफेद मेघों की रेखाएं तैर रही थी। बीच बीच में हल्की वर्षा की फुहारें रणभूमि को सींच जाती थी और शीतल हवा के झोंके योद्धाओं की उत्कंठा को और तेज कर जाते थे। रात बढ़ रही थी पर किसी शिविर में नींद का नामो निशान नहीं था। हर आंख सुबह की प्रतीक्षा में जागी हुई थी। वह सुबह जो वीरता की परीक्षा लेगी, शौर्य का निर्णय करेगी और अनेक भाग्य रेखाएं रचेगी और मिटाएगी भी। इधर महोबा की सेना जो अब तक इस महासंग्राम से क्रमबद्ध होकर बढ़ चली थी, दतिया के मैदान से कुछ दूरी पहले ही रोक दी गई। वहीं खुले आकाश के नीचे उनके डेरे लगाए गए, घोड़े खूंटों से बंधे और नगाड़े मौन हो गए और आल्हा उदल के साथ आए वीर चुपचाप अगले सुबह की राह देखने लगे। हर मन में एक ही ज्वाला धधक रही थी कि कल का निर्णय क्या होगा। कल परख होगी महोबा की शान की। कल तय होगा कि कौन बनेगा विजय का अधिकारी। उस शांत रात के भीतर एक अदृश्य तूफान समाया था जो सुबह होते ही रण की गर्जना बनकर फूट पड़ने को तैयार था। दतिया की उस गहरी सावन की उस रात में चारों ओर शिविरों में सन्नाटा पसरा हुआ था और फुहारों की मृदुल बूंदें तंबुओं पर थिरक रही थी। तभी आल्हा ने महोबा के शूरवीर सरदारों और सेना नायकों को एक विशेष तंबू में बुलवाया। तंबू के भीतर मसाले प्रज्वलित थे। मध्य में चटाई बिछाकर एक युद्ध कचहरी सजी, जहां समस्त वीर अपने सरदार आल्हा के चारों ओर पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। आल्हा ने सबको संबोधित करते हुए गंभीर स्वर में कहा, वीरों, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल होने वाली प्रतियोगिता के विषय में हम सब मिलकर अपनी रणनीति निश्चित करें, क्योंकि यह अवसर हमारे मान और सम्मान का निर्णय करेगा और अब हमें एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। वहां बैठे सभी लोग शांति से आल्हा की बातों को सुन रहे थे और आल्हा की वाणी समाप्त होते ही अनुभव और विवेक के धनी चाचा तालहन सैयद उठ खड़े हुए और मुख पर गंभीरता लिए हुए बोले, आल्हा, कल प्रातः तो प्रतियोगिता निश्चित है। राजा वंश गोपाल ने समस्त राजाओं को पत्र भेज दिया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रतियोगिता स्थल पर किसी भी राजा की सेना नहीं जाएगी। केवल कुछ गिने चुने विश्वस्त वीर ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अब हमें ऐसे योद्धा चुनने होंगे जो अकेले ही दतिया के पहलवानों पर भारी पड़ सके और प्रतियोगिता को जीत सके।
चाचा की बाणी अभी पूरी भी न हुई थी कि मलखान आवेग से उठ खड़े हुए और नेत्रों में अटूट आत्मविश्वास की चमक लिए चाचा सैयद की बात का समर्थन करते हुए बोले, चाचा आप ठीक कह रहे हैं और मेरे मत से प्रतियोगिता स्थल पर मैं, उदल और मदन ही जाएंगे। हम तीनों मिलकर सभी पहलवानों को अखाड़े की धूल चटाकर महोबा की विजय सुनिश्चित करेंगे। मलखान की ओजस्वी बात सुनकर वीरों की आंखों में उत्साह की ज्वाला भड़क उठी, परंतु तभी चाचा सैयद ने शांत स्वर में अपनी बात आगे बढ़ाई। मलखान सही कह रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि शेष वीर तंबुओं में निश्चिंत होकर विश्राम करें। हमें यह भी याद रखना होगा कि हम यहाँ बिना औपचारिक निमंत्रण के आए हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी वीरों को सतर्क रहना होगा और इन तीनों के साथ दो ऐसे विश्वसनीय सैनिक भेजे जाएं जो इन पर निरंतर दृष्टि रखें। यदि कहीं कोई षड्यंत्र या गड़बड़ी दिखाई दे तो वे तुरंत हमें इसकी सूचना दे सके। चाचा की इस दूरदर्शी योजना को सुनकर आल्हा के मुख पर संतोष की रेखा झलक उठी और वे गर्व से बोले, चाचा आपकी बात पूर्णतः उचित है। जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही किया जाएगा। यही हमारी अंतिम रणनीति होगी। सभा समाप्त हुई। मसालों की लौ धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तंबू से बाहर आकर मलखान, उदल और मदन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो तीनों ने बिना शब्दों के ही प्रण कर लिया हो कि कल विजय महोबा की ही होगी। तीनों वीर अपने अस्त्र शस्त्र संवारने लगे। कोई तलवार की धार पर पत्थर फेर रहा था तो कोई धनुष की डोरी कस रहा था। अगली सुबह प्रतियोगिता स्थल पर महोबा के तीनों शेर कदम रखने को पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सावन की उस सुबह की बेला में जब अभी सूर्य देव आसमान की गोद से पूरी तरह बाहर भी नहीं आए थे कि दतिया में डाले गए प्रत्येक तंबू और दतिया के महल के कक्ष में हलचल शुरू हो चुकी थी। आज का दिन हर दिन की तरह साधारण नहीं था। आज की सुबह दतिया के लिए किसी पर्व से कम भी नहीं था। किसी के लिए उत्सव तो किसी के लिए सम्मान की अंतिम परीक्षा थी। तंबू लगाए सब राजा, सामंत और सैनिक भोर होते ही जाग उठे। घोड़े सजाए गए, युद्ध पोशाक संवारी गई, अस्त्र शस्त्र की अंतिम जांच की गई। सभी ने स्नान ध्यान कर अपने नियत कर्म पूर्ण किए और फिर आकाश की ओर आंखें टिका दी सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा में। और जब लालिमा से भरा सूर्य आकाश से झांका और उसकी प्रथम किरण धरती पर पड़ी तो दतिया में एक स्वर गूंज उठा कि अब समय आ गया है प्रतियोगिता का। फिर क्या था, सभी राजाओं के दल प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ चले। दतिया का वह प्रतियोगिता स्थल उस दिन मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों ओर रंगीन पताकाएं फहरा रही थी, तोरण द्वारों पर पुष्प मालाएं लटकी थी और वैदिक रीति से भूमि पर मंगल चिन्ह अंकित किए गए थे। और सजता भी क्यों ना, आखिर आज दतिया की राजकुमारी चंद्रकला के भविष्य का निर्णय जो होना था। प्रतियोगिता स्थल का केंद्र बिंदु विशाल अखाड़ा था। मिट्टी को बार बार संवारा गया था। ऊपर से केसरिया रंग में भिगोई गई रेत छिड़की गई थी ताकि भूमि पवित्र और कोमल बनी रहे। अखाड़े से 5 मीटर की दूरी तक किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था। यह सीमा मजबूत रस्सियों और शाही रक्षक दल द्वारा सुरक्षित थी। अखाड़े के चारों ओर ऊंचे ऊंचे सिंहासन क्रमबद्ध पंक्तियों में सजाए गए थे। इन सिंहासनों पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजा, उनके प्रमुख सरदार और विशिष्ट अतिथि एवं उच्च कुलीन दर्शक आसीन होने वाले थे। इन सिंहासनों के पीछे एक मोटी और ऊंची सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जिसे पार कर किसी भी साधारण व्यक्ति का अंदर प्रविष्ट होना असंभव था। अखाड़े से कुछ निश्चित दूरी पर दतिया की साधारण जनता की भीड़ उमड़ी हुई थी। नर नारी, वृद्ध, युवक, बालक सब अपने अपने स्थान से नजरों और जयघोष से वीरों का उत्साह बढ़ाने को तत्पर थे। अखाड़े के उत्तर दिशा में सबसे ऊंचा और भव्य शाही मंच बना था। इसी मंच पर सुनहरे छत्र के नीचे महाराज वंश गोपाल, महारानी दामिनी, तीनों राजकुमारों के सिंहासन और बीचों बीच राजकुमारी चंद्रकला का रत्न जड़ित आसन सजा हुआ था। मंच के समीप ही दतिया राज्य के पहलवानों के लिए एक विशेष आसन की व्यवस्था की गई थी, जहां वे सभी वीर बैठने वाले थे जो इस प्रतियोगिता में दतिया की ओर से मल्ल युद्ध में उतरने वाले थे। पूरा प्रतियोगिता स्थल दूर से देखने पर आज के आधुनिक स्टेडियम की भांति प्रतीत हो रहा था। मध्य में अखाड़ा,
चारों ओर रंगीन दर्शक पंक्तियां, ऊपर आकाश में पताकाएं लहराती और हर दिशा से उठती जयघोष और नगाड़ों की गूंज। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। उसकी किरणें अखाड़े की मिट्टी पर पड़कर उसमें ऐसी चमक भर रही थी जैसे स्वयं सूर्यदेव इस महास्पर्धा का साक्षी बनने आए हो। उस दिन दतिया का प्रतियोगिता स्थल केवल कुश्ती का मैदान नहीं था, वह वीरता की पुण्य भूमि बन चुका था, जहां से इतिहास की नई कथा लिखी जाने वाली थी। आज का दिन केवल सामान्य आयोजन नहीं था, यह समूचे दतिया और दूर दूर से पधारे राजाओं के लिए एक महान महोत्सव था। सूरज निकलते ही राजाओं की टोलियां अपने अपने कुछ विश्वस्त सरदारों और वीरों के साथ प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ने लगी। रंगीन राज चिन्हों वाली पताकाएं लहराने लगी, घोड़े की टापें बज उठी, रत्न जड़ित रथों की चरमराहट से समूचा नगर गूंज उठा। कुछ ही समय में प्रतियोगिता स्थल राजाओं, सरदारों और दर्शकों से भर चुका था। उसी विशाल सिंहासन पक्ति की एक ओर उदल, मलखान और मदन गडरिया अपने आसनों पर विराजमान थे। तीनों शांत थे, पर उनकी आंखों में वीरता की ज्वाला झिलमिला रही थी। वे चारों ओर से दृश्य को सावधानी से देख रहे थे कि कौन किस राज्य से आया है, किसके साथ कितनी योद्धा है। हर छोटी बड़ी हलचल पर उनकी दृष्टि बनी हुई थी। तभी अचानक ढोल नगाड़ों की गगनभेदी आवाज गूंज उठी। यह राजा के आने का संकेत था। नगाड़ों की थाप के साथ शंखनाद होने लगा और तत्क्षण पूरे राज्य में घोषणा गूंज उठी कि महाराज वंश गोपाल पधार रहे हैं। राजसी ध्वज आगे आगे लहराते हुए चल रहे थे। उनके पीछे सजे घोड़े और रथ आए। फिर अपने संपूर्ण राज परिवार के साथ महाराज वंश गोपाल प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करते हैं। महारानी दामिनी, तीनों राजकुमार और मध्य में दिव्य सौंदर्य से सुशोभित राजकुमारी चंद्रकला। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, पूरा प्रतियोगिता स्थल जय महाराज वंश गोपाल के घोष के साथ गूंज उठा। दतिया की प्रजा ने उल्लास और भक्ति से ऐसी जयकार की मानो उनके स्वर स्वयं आकाश को स्पर्श करने लगे हो। इस जयघोष से प्रतियोगिता भूमि में जैसे नए प्राण का संचार हो गया हो। फिर महाराज वंश गोपाल ने हाथ उठाकर चारों ओर उपस्थित राजाओं और दर्शकों का विनम्र भाव से अभिवादन किया। फिर वे अपने भव्य सिंहासन की ओर बढ़े और आसीन हुए। उनके साथ ही महारानी, राजकुमार और राजकुमारी चंद्रकला भी अपने अपने निर्धारित आसनों पर विराजमान हो गए। उस समय सभी राजाओं और दर्शकों के मुख पर उत्सुकता और उत्साह की आभा झलक रही थी, क्योंकि आज का यह मल्ल युद्ध किसी के लिए महान यश और विजय का मार्ग था, तो किसी के लिए अपमान, अवसाद और पराजय की परीक्षा। कई भाग्य आज बदलने वाले थे। कोई विजेता बनकर इतिहास में नाम अंकित करेगा और कोई विवश होकर पराभव का कलंक ढोएगा। अखाड़ा मौन था। आकाश भी जैसे स्तब्ध होकर रुका हुआ था, क्योंकि अब वीरों के उतरने का क्षण समीप आ चुका था। जब जय घोष थम गया, नगाड़ों की थाप मौन हो गई और दर्शक दीर्घाओं में बैठी प्रजा शांत होकर आसनस्थ हो गई, तभी महाराज वंश गोपाल का ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार इंद्रजीत अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। सुनहरी कवच से सुसज्जित, कंधे पर राज चिन्ह अंकित दुपट्टा डाले, वे मंच के आगे बढ़े और ऊंचे व गंभीर स्वर में सभा को संबोधित किया और बोला, दतिया राज्य की ओर से दूर दूर से पधारे सभी महाराजाधिराजों, राजकुमारों, सरदारों और वीरों का हृदय से स्वागत है। आगे राजकुमार की ओजस्वी बाणी प्रतियोगिता स्थल में गूंज उठी। उसने आगे कहा, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि आप सभी को पहले ही राजकीय पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। फिर भी आज समस्त सभा के समक्ष एक बार फिर उसे स्पष्ट शब्दों में दोहरा देता हूँ। अब सभा में सन्नाटा छा गया था। इंद्रजीत आगे बोले कि इस प्रतियोगिता में जो वीर दतिया के पहलवानों को अखाड़े में पराजित करेगा और रणभूमि में हम तीनों राजकुमारों को परास्त करेगा और अंत में स्वयं महाराज वंश गोपाल से विजय प्राप्त करेगा, उसी वीर के साथ राजकुमारी चंद्रकला का विवाह संपन्न किया जाएगा। इन शब्दों के साथ पूरा स्थल एक क्षण को अचंभित रह गया। किसी के नेत्र आश्चर्य से फैल गए तो किसी के मुख पर मुस्कान आ गई और कुछ वीरों की भुजाएं उत्साह से कस गई। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं था, यह तो वीरता, धैर्य और आत्मबल की अंतिम कसौटी थी। इंद्रजीत ने कुछ पल रुककर सभा पर दृष्टि डाली और फिर आगे बोले, अब प्रतियोगिता प्रारंभ करने का क्षण आ पहुंचा है और सबसे पहले दतिया राज्य की ओर से अखाड़े में उतरने वाले महान पहलवान का नाम घोषित किया जाता है।
अब सभा का हर श्वास मानो थम सा गया था। राजकुमार इंद्रजीत ने गंभीर स्वर में गर्जना की और बोला कि अखाड़े में पधार रहे हैं भूलई पहलवान, जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी अखाड़े में पराजय नहीं देखी, जिनके नाम से ही विपक्ष के पहलवान कांप उठते हैं। ऐसे अजेय, अपराजित और दतिया की शान भूलई पहलवान। घोषणा समाप्त होते ही ढोल नगाड़ों की गगनभेदी गूंज के बीच अखाड़े के मुख्य द्वार धीरे धीरे खुले और धूल के बादल को चीरता हुआ एक विराट शरीर मंच पर प्रकट हुआ। वह था भूलई पहलवान। मानो लोहे से ढले पिंड ने मानव रूप ले लिया हो। उसका शरीर पहाड़ की चट्टानों की भांति सख्त और स्थिर था। चौड़ा वक्षस्थल, फौलाद जैसे कंधे और गज जैसी भुजाएं, जिनमें नसें उभरी हुई किसी रस्सी की तरह तनकर चमक रही थी। उसकी ऊंचाई साधारण मनुष्य से कहीं अधिक थी, लगभग 7 हाथ, और शरीर ऐसा कि 2 पहलवान मिलकर भी उन्हें न भर पाते। उनका मुख भी उतना ही भय उत्पन्न करने वाला था। गहरी लाल आंखें मानो जलती हुई अंगीठियां थी, जिनकी दृष्टि पड़ते ही प्रतिद्वंदी के हौसले पिघल जाएं। चौड़ा ललाट, घनी भौहें और उनके नीचे झलकती क्रूर मुस्कान, जिसमें विजय का अहंकार और युद्ध की प्यास एक साथ झलक रही थी। घनी मूछें सीने तक झूल रही थी और उलझी दाढ़ी उनके चेहरे को और भी भयानक बना रही थी। उनके शरीर पर केवल एक लाल रंग की कौपीन थी, जिस पर धूल और तेल की परत जमी हुई थी। कमर में मोटी चमड़े की पेटी बंधी थी और दोनों कलाइयों में लोहे के भारी कड़े जड़े थे, जो चलते समय खनकते हुए किसी घंटे की तरह बजते थे। जब वह आगे बढ़ा तो कदमों के साथ धरती हल्के से कांप उठी। हर पग मानो अखाड़े में एक नया भूकंप रच रहा हो। भीड़ पर उसकी दृष्टि पड़ी तो हजारों लोगों ने सहज ही अपनी सांसें रोक ली। कई दर्शक तो डर के कारण पीछे सिमट गए। उसने अखाड़े में उतरते ही मुट्ठियां भींचकर दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाई और फिर एक भयानक सिंहनाद किया। उसके गर्जना से ढोल थम गए, शंख मौन हो गए और कुछ घोड़े डरकर चिघाड़ उठे। भूलई पहलवान मिट्टी पर पांव मारकर दांव पेच की तैयारी करने लगा। धूल उड़ाकर अखाड़े की मिट्टी हाथ में लेकर उसे रगड़ने लगा, मानो कह रहा हो कि यह अखाड़ा आज या तो मेरा विजय पथ बनेगा या वीरता की आखिरी सांस यहीं टूट जाएगी। उसके भयावह स्वरूप को देखकर अनेक राजाओं के माथे पर पसीना उभर आया, परंतु सिंहासन पंक्ति की एक ओर बैठे मलखान, उदल और मदन गडरिया न डरे और न डिगे। उनकी आंखों में डर नहीं, केवल युद्ध और विजय की अग्नि जल रही थी। इधर अखाड़े में उस दतिया के पहलवान का संपूर्ण रूप मानो किसी दैत्य का मानव अवतार लग रहा था। जैसे ही उसके बलिष्ठ देह पर सूर्य की किरणें पड़ी, दूर दूर से आए अनेक राजाओं की हिम्मत डगमगा उठी। कई वीरों की भुजाएं ढीली पड़ गई और नेत्रों से आत्मविश्वास की चमक बुझने लगी। भूलई पहलवान अखाड़े के बीचों बीच जाकर भूचाल की तरह घूमने लगा। फिर उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर गर्जना की। उसी समय राजकुमार इंद्रजीत की वाणी एक बार फिर अखाड़े में गूंज उठी। यह है दतिया का पहला पहलवान। यहाँ उपस्थित सभी सूरमाओं में से यदि किसी के पास हिम्मत हो तो आकर मेरे इस पहलवान से अपनी जोर आजमाइश करे और प्रतियोगिता का पहला चरण पार करे। राजकुमार के इन शब्दों के समाप्त होते ही सभी सिंहासनों पर सन्नाटा छा गया। एक क्षण, 2 क्षण होते होते समय बीतने लगा, पर वहां पर बैठे किसी भी राजा का हाथ ऊपर न उठा। भूलई पहलवान अकेला ही अखाड़े में घूमता रहा, मानो पूरा मैदान उसे चुनौती देने से कतरा रहा हो। तभी अचानक एक सिंहनाद गूंजा और एक विशाल छलांग लगाता हुआ एक वीर अखाड़े में जा उतरा। वह था पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चौड़ा पंडित। सुदृढ़ देह, चौड़ी छाती, तेजस्वी नेत्र और ओजस्वी मुखमंडल पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसका रूप किसी अनुभवी रणवीर सा दमक रहा था। चौड़ा पंडित ने पहले भूलई पहलवान से परंपरागत वीर अभिवादन किया और फिर हाथ मिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो मन ही मन में युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली हो। फिर नगाड़ों की थाप के साथ मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। अखाड़े की मिट्टी उड़ने लगी, पकड़ जकड़, धक्का मुक्की और भुजाओं के प्रहार होने लगे। घंटों तक दोनों एक दूसरे से भिड़े रहे। चौड़ा पंडित वास्तव में एक महान वीर थे। वे अनेक युद्धों में तलवार की धार पर शत्रुओं को परास्त कर चुके थे, परंतु यहाँ तलवार नहीं, केवल भुजाओं की शक्ति का क्षेत्र था। और भूलई पहलवान, जो बाल्यकाल से ही सिर्फ अखाड़े की मिट्टी में पला बढ़ा था,
पहलवानी के हर दांव पेच उसकी नस नस में रचा बसा था। धीरे धीरे भुलई की काबिलियत रंग दिखाने लगी। चौड़ा पंडित की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उनके सांस भारी होने लगे, फिर भी वे डटे रहे पूरे वीर भाव से। अब एक ओर दिल्ली का वह सेनापति जो अनेक रणभूमियों से विजय पथ लेकर आया था, और दूसरी ओर दतिया का वह पहलवान जो किसी भी अखाड़े में आज तक कभी पराजित नहीं हुआ था। और मानो अखाड़ा भी अपनी सांसें थामे यह अद्भुत द्वंद देख रहा था, क्योंकि अब अखाड़े का निर्णायक क्षण निकट आ चुका था। घंटों से अखाड़ा धूल से भरा हुआ था। दोनों वीरों की सांसें तेज चल रही थी। मुठ्ठियां थामे हुए, देह पर पसीना मोती सा चमकता हुआ लग रहा था। और अब चौड़ा पंडित के चेहरे से थकान झलकने लगी थी, पर उनकी आंखों में अब भी हार मानने का नाम नहीं था। वहीं भुलई पहलवान थका नहीं था, मानो उसकी देह में अंतहीन शक्ति स्रोत बह रहा हो। अगले ही पल चौड़ा पंडित ने पूरी ताकत से आगे बढ़कर भुलई की कमर पकड़ ली और एक सुंदर उठाव पलट का दाव आजमाया, जिसे देख भीड़ में हलचल मच गई। सबको लगा कि अब गिर जाएगा भुलई पहलवान, परंतु हुआ उल्टा। अगले ही क्षण भुलई ने अपने दोनों विशाल हाथों से चौड़ा पंडित की पकड़ ढीली कर दी और अपने कंधे से ऐसा धक्का मारा कि चौड़ा पंडित हवा में उछलते हुए मिट्टी पर आ गिरे और अखाड़े में धूल का बादल छा गया। कुछ पल के लिए सबकी आंखें उस धूल में अटक गई, और जब धूल हटा तो फिर साफ दिखा कि चौड़ा पंडित घुटनों के बल बैठे थे। चेहरा झुका हुआ था, शरीर कांप रहा था, पर मन अब भी अडिग था। वे उठने का प्रयास करते, पर बार बार चौड़ा पंडित के घुटने जवाब दे जाते। फिर भुलई पहलवान अपनी भीम काय छाया चौड़ा पंडित पर डालते हुए एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने हाथ जोड़कर वीर अभिवादन में अपना सिर झुकाया, मानो कह रहा हो कि तुम वीर हो, पर आज मैं विजयी हूं। फिर क्या था, नगाड़े गरज उठे और जयकारा लगने लगा। दतिया की विजय, भुलई पहलवान अमर रहेगी। उसके बाद राजकुमार इंद्रजीत मंच से आगे बढ़े और अपने दो सैनिकों को इशारा किया, और सैनिकों ने चौड़ा पंडित को उठने में सहायता की। और फिर इंद्रजीत ने सारे मंच के सामने कहा कि यह पराजय नहीं है, वीरता का सम्मान है। जो इतने समय तक दतिया के अजय पहलवान से भिड़ा, वह भी किसी विजेता से कम नहीं है। इंद्रजीत की सांत्वना भरी बात से पूरा अखाड़ा तालियों की गर्जना से भर उठा, और कई राजाओं ने अपने सिंहासनों से उठकर चौड़ा पंडित को नमन किया। अब भुलई पहलवान अखाड़े के मध्य खड़ा हुआ, कंधे फुलाए, मुट्ठियां आकाश की ओर उठाए हुए था। महाराज वंश गोपाल ने अपने सिंहासन से उठकर भुलई को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। रानी दामिनी और राजकुमारों के मुख पर गर्व की झलक थी। इधर सिंहासन की पंक्ति में एक कोने में बैठे मलखान, उदल और मदन गडरिया यह दृश्य एकटक देख रहे थे। मलखान ने धीमे स्वर में कहा, भुलई सचमुच शक्तिशाली है, पर अखाड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ। तब उदल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हाँ वीर मलखान, अभी महोबा के शेरों का इम्तिहान बाकी है। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या महोबा के यह तीनों वीर दतिया के पहलवानों को पछाड़ पाएंगे, या यह भी अखाड़े में धूल फांकते नजर आएंगे? क्या राजकुमारी चंद्रकला का विवाह मदन गडरिया से हो पाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।